इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 एक फंडामेंटल फ्रीडम देता है, यानी कि आपको अपनी मर्जी से चलने, बोलने, काम करने का हक है। लेकिन इसका कहीं मिसयूज़ ना हो, इसके लिए इसी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 2, 3, 4, 5, 6 ये भी दिए गए हैं और उनमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगाई गई हैं। यानी आसान भाषा में कहा जाए तो तुम्हें अपनी मर्जी से चलने, बोलने, काम करने का हक तो है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक इसकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचे। संविधान लिखने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। अम्बेडकर बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे और इसीलिए संविधान को वो कुछ इस तरह से लिख पाए ताकि पूरी ताकत जो है वो किसी एक आदमी के हाथ में ना रह पाए। और यही काम उन्होंने आर्टिकल 19 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें भी किया। लेकिन अम्बेडकर को शायद आज के नेताओं का कुछ पता नहीं था, क्योंकि ये वो लोग हैं जो देश को बर्बाद किए बिना नहीं मानेंगे। अगर आपकी वजह से मुझे कोई नुकसान पहुंच रहा है तो उसके लिए मैं आप पर केस कर सकता हूँ, लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा डिसीजन ले जिससे बहुत बड़ी आबादी को इसका खामियाजा भुगतना पड़े तो आरोपी किसे कहा जाए। 20 नवंबर 2025 को इंडिया में कुछ ऐसा ही हुआ। लगभग 3-4 बिलियन साल यानी कि हिमालय से भी ज़्यादा पुरानी अरावली हिल्स, जो कि दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा यानी कि 700 से 800 किलोमीटर की रेंज में जो फैली हुई है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया डेफिनेशन अप्रूव किया। सिर्फ वही लैंडफॉर्म जो 100 मीटर से ऊपर लोकल रिलीफ पर हो उनको ही अरावली हिल्स माना जाएगा, और जो 100 मीटर से नीचे इकोलॉजिकल एरियाज हैं उनको अरावली माना ही नहीं जाएगा। जनरली सुनने में तो यही लगता है कि 100 मीटर में क्या ही होता है, इससे तो काफ़ी सारी अरावली हिल्स बची जाएंगी। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है। डेफिनेशन में ये बताया गया है कि जो 100 मीटर से नीचे वाली हिल्स हैं सिर्फ उनको काटा जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि वो 100 मीटर आखिर नापोगे कहाँ से। कायदे से इसको सी लेवल से नापना चाहिए, और अगर हम इसे सी लेवल से नापेंगे तो अरावली हिल्स का जो लोएस्ट पार्ट है वो भी 100 मीटर से ऊपर है। इस तरह काफ़ी सारी पहाड़ियाँ बच सकती हैं, अरावली आराम से बच सकती है। लेकिन डेफिनेशन ऐसी दी गई है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो मैं अंदाजा भी है कि अगर अरावली हिल्स काट दी गई तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर ये हिल्स काटी गई तो थार डेजर्ट से उड़ने वाली जो धूल है वो दिल्ली से होते हुए उत्तराखंड तक जाएगी। इससे दिल्ली तो जाएगी ही, बाकी उत्तराखंड के हिमालय रेंज में जितनी भी चोटियाँ हैं उन पर जाके ये बालू बैठेगी। फिर वहाँ के ग्लेशियर पिघलना शुरू होंगे और वहाँ की नदियों में बहुत भारी मात्रा में बाढ़ आ जाएगी। फिर जो यमुना यूपी और बिहार में बह रही हैं, गंगा यमुना दोनों, इन दोनों नदियों की वजह से इन दोनों स्टेट में बाढ़ आ जाएगी। और ऐसी वैसी बाढ़ नहीं आएगी, बहुत ही हैवी बाढ़ आएगी जिससे न जाने कितने लोगों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और तब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है, इसका आरोपी किसे ठहराया जाए। अब अगर यहाँ के नेता ऐसा काम करें तो समझ में आता है आखिर बुद्धिहीन लोगों से क्या आशा की जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनसे ये आशा नहीं थी, क्योंकि ये केओस देखकर लगता है कि वहाँ भी सब भांग खाकर ही बैठे। इतनी ज्योग्राफिकल समझ तो आप में भी होगी कि अरावली हिल्स के कटने से क्या फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन जब देश की इतनी दुर्दशा हो रही हो तो भला एक और गलत डिसीजन से क्या फ़र्क पड़ता है ना। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं जहाँ पर हर इंसान को बोलने का अधिकार है और हर फैसला जनता के हित के नाम पर लिया जाता है। लेकिन ये कौन से फैसले हैं जो जनता के हित में लिए जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या डिक्टेटरशिप को डेमोक्रेसी से अच्छा मान लेना चाहिए, क्या डेमोक्रेसी देश को आगे बढ़ने से रोक रही है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो में। व्हाट इज डेमोक्रेसी? गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, यानी कि एक ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा चुनी गई हो और जनता के हित में ही काम करे। और अगर ऐसी बात है तो सरकार वैसी ही होगी जैसे लोग होंगे, और लोग डरपोक हैं, बुद्धिहीन हैं। इसलिए आज अगर हमारे देश में ऐसे पॉलिटिशियंस मिलते हैं तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए। और अगर इन सब के बीच में कोई एक ऐसा आदमी आ जाए जो वाकई सबका भला चाहता हो, देश का भला चाहता हो, तो उसकी हम ऐसी हालत करेंगे कि उसको बताते नहीं बनेगा। सितंबर 2025 में लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हुए और उसमें लद्दाख को एक स्टेट्यूट देने की जो मांग थी उसे सोनम वांगचुक लीड कर रहे थे। वांगचुक का कहना था कि लद्दाख के कॉन्स्टिट्यूशन को 6 शेड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए। अब ये 6 शेड्यूल क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। 6 शेड्यूल एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्राइबल रीजन को अपने लैंड, कल्चर और रिसोर्सेज पर कंट्रोल देता है ताकि उनकी पहचान और अधिकार सुरक्षित रहें। फिलहाल ये भी 4 स्टेट में लागू है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और यही रीज़न है कि इन चारों स्टेट्स में आज भी नेचर सुरक्षित है और अरावली अगर 6 शेड्यूल में आता तो वो बच सकता था। यही रीज़न है कि सोनम वांगचुक इसकी डिमांड कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, गए अंदर। 26 सितंबर 2025 को उन्हें देशद्रोही बता दिया गया और अरेस्ट कर लिया गया। फिलहाल वो अभी जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं। इसलिए सरकार वैसी ही होगी जैसे लोग होंगे। इसलिए कभी कभी ये भी सवाल उठता है कि क्या डिक्टेटरशिप को डेमोक्रेसी से अच्छा मान लेना चाहिए, डेमोक्रेसी से बेहतर मान लेना चाहिए। आज से लगभग 30 से 32 साल पहले साल 1993 में सैमुअल पी हंटिंगटन नाम के एक आदमी ने, जो कि अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। इसमें उन्होंने बताया कि कोल्ड वॉर के बाद लड़ाई आइडियोलॉजी या इकोनॉमी की नहीं होगी
बल्कि कल्चर और सिविलाइजेशन की होगी। और मेनली उन्होंने वेस्ट वर्सेस चाइना या फिर वेस्ट वर्सेस इस्लाम की बात की। अब कोल्ड वॉर से पहले जो है वो लड़ाई कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की थी। बेसिकली यूएसए और यूएसएसआर आपस में लड़ रहे थे, उन पर आइडियोलॉजी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन फिर बाद में यूएसएसआर टूट गया और ऐसा कुछ बचा नहीं। और आज जो यूएसए और चाइना के बीच में टेंशन है, उसे देखते हुए लगता है कि हंटिंगटन ने जो थ्योरी दी थी वो कहीं तो ठीक ही है। चाइना की एक्सट्रीम ग्रोथ को देखते हुए कभी कभी लगता है कि शायद डिक्टेटरशिप ही सही है देश के लिए। लेकिन ऐसी ग्रोथ का क्या मतलब है कि आपको सांस लेने के लिए भी परमिशन लेने की जरूरत पड़े। इसलिए अभी तो डेमोक्रेसी ही सोल्यूशन है, लेकिन ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि डिक्टेटरशिप से बहुत अच्छी है डेमोक्रेसी, बहुत सही है, लेकिन फिर भी ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि आज पॉलिटिक्स में जितने बेकार लोग हैं उतने बेकार लोग किसी भी फील्ड में नहीं हैं। हालात तो ये हैं कि अगर तुम्हें नेता बनना हो तो किसी भी योग्यता की ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम्हें ड्राइवर बनना हो, सपोज गाड़ी चलाना सीखना हो, तो उसके लिए भी काफ़ी सारी स्किल्स की ज़रूरत है। लेकिन अगर नेता बनना हो तो ऐसी कोई स्किल्स रिक्वायर्ड ही नहीं है। जब इलेक्शंस आते हैं तो ऐसे ऐसे बड़े वादे किए जाते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। अब इनसे पूछा जाए, इतनी वैकेंसीज भी हैं जो सबको सरकारी नौकरी दिलवा देंगे। आखिर सरकारी नौकरी दिलवानी ही क्यों है? इतनी ही मेहनत अगर स्किल डेवलपमेंट में की जाती तो बिहार का भला हो गया होता अब तक। इसलिए आज नहीं तो कल हमें कोशिश करनी होगी कि हम डेमोक्रेसी से भी आगे बढ़ें और कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जिससे हाई वैल्यूज़ वाले जो लोग हैं वो ऊपर आ सकें। लेकिन हालात तो ये हैं कि अभी एक टीचर से बेकार हालत किसी की भी नहीं है। टीचर एकमात्र ऐसी पोस्ट है जिसकी कोई औकात ही नहीं है। वो समझ लो एक मंदिर का घंटा है जिसे कोई भी बजा कर चला जाता है। तब वही आदमी सुपीरियर होगा जिसके पास वैल्यूज़ हैं। नहीं तो जिस हिसाब से अभी हम चल रहे हैं, हमें विश्वगुरु बनने की आशा छोड़ देनी चाहिए। कई देशों में गवर्नमेंट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो इसी का नतीजा है। लोगों को लगता है कि वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हाल ही में जो नेपाल में प्रोटेस्ट हुए उसके चलते 9 सितंबर 2025 को वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे यानी कि केपी शर्मा ओली, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और वहाँ की सरकार गिर गई। लेकिन फिर क्या हुआ, लोगों ने इंटरिम पीएम सेलेक्ट किया और 12 सितंबर 2025 को सुशीला कर्की, जो कि वहाँ की फॉर्मर चीफ जस्टिस भी थी, उनको एज ए इंटरिम पीएम सेलेक्ट कर लिया और फिर उनसे बोला गया कि आप फिर से चुनाव करवाएं। अब ये लोग अगर डेमोक्रेसी के खिलाफ होते तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। बिल्कुल सिमिलर चीज़ श्रीलंका में भी हुई थी जुलाई 2022 में, जब वहाँ की सरकार गिरा दी गई थी। लेकिन वहाँ भी सेम चीज़ हुई और वहाँ भी इलेक्शन हुए बाद में, और फिर 20 जुलाई 2022 को रानिल विक्रमसिंघे को एज ए प्रेसिडेंट चुन लिया गया। इसलिए लोग डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो प्रोटेस्ट हुए वो किन कारण से हुए। वहाँ पर नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुए वो सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि वहाँ पर करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर था, जबकि वहाँ पर जो सत्ता में लोग बैठे हुए थे उन्हें इनसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं था। बिल्कुल सिमिलर चीज़ें श्रीलंका में भी हुई, बल्कि वहाँ तो बात और हद से आगे निकल गई। एक ही परिवार के लोगों के हाथ में देश की मेन पोस्ट, प्रेसिडेंट राजपक्षा फैमिली का, पीएम राजपक्षा फैमिली का, फाइनेंस राजपक्षा फैमिली का, डिफेंस राजपक्षा फैमिली का, बिना क्वालिटी देखे सिर्फ फैमिली मेंबर होने भर से ही उनके हाथ में पोस्ट दे दी गई और इसी का खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ा। इंडिया में ऐसे हालात कभी ना आए तो ही बेहतर है और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा कभी कुछ ना हो। लेकिन ऐसा कभी कुछ ना हो इसकी तैयारी हमें अभी से शुरू कर देनी चाहिए और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब लोग एजुकेटेड हों और सेल्फ अवेयर हों। क्योंकि एक बार जब लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तो वो समझ पाएंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि सबको गवर्नमेंट जॉब दी जा सके, और तब हो सकता है कि वो स्किल इंप्रूव करने पर ध्यान दें जिससे रोजगार बढ़े। और जब एक आदमी बिजनेस करता है तो वो कई लोगों को रोजगार भी देता है। ये बात जैसे जैसे समझ में आना शुरू होगी वैसे वैसे लोग वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे और तभी देश का भला हो सकता है। तो बस यही थी वो बातें जो आपसे शेयर करनी थी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो सबके साथ। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।